9 फरवरी को देहरादून में संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्यशाला। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम धामी भी होंगे शामिल। हर विधानसभा में भेजे जा रहे तीन पर्यवेक्षक। एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राज्य सरकार। देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का था आदेश। बीजेपी विधायक बोले, उम्मीद आदेश पर लगेगी रोक। बीते दिन कांग्रेस बैठक में हंगामे के बाद करण माहरा का बयान। कहा, टिकट बेचने का आरोप लगाने वालों पर प्रमाण न दिखाने पर होगी कार्रवाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट भी बोले, प्रदेश अध्यक्ष का बयान अमर्यादित। हरिद्वार में योगासन प्रतियोगिता में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। करीब 28 राज्यों से आए योग खिलाड़ियों ने लिया है भाग। उत्तराखंड की ओर से प्रियांशु और शशांक ने जीता गोल्ड। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव की वजह से संगठन के चुनाव में देरी हुई है, लेकिन अब संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं। इसके लिए 9 फरवरी को देहरादून में संगठन की कार्यशाला रखी गई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम धामी के साथ ही सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल होंगी। इस कार्यशाला में होने वाले संगठन चुनाव पर चर्चा की जाएगी। हर विधानसभा में तीन पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, जो मंडल अध्यक्षों के नामों को लेकर आएंगे और केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार 15 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 25 फरवरी तक जिला अध्यक्षों के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। संगठन पर्व के तहत पार्टी के संगठनात्मक चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव के कारण से कुछ समय के लिए स्थगित किए गए थे और 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और ये सभी पर्यवेक्षक मंडलों में जाकर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और मंडल अध्यक्ष के लिए सुयोग्य नामों का पैनल बना करके लाएंगे। ऐसे सभी पर्यवेक्षकों का जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की, प्रदेश पदाधिकारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला देहरादून में 9 फरवरी को पार्टी ने रखी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी और केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी इस कार्यशाला में रहेंगे। और कार्यशाला में किस तरह से हमको कार्यकर्ताओं से नाम लेकर के आने हैं मंडलों के और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद द्वितीय चरण में जिलाध्यक्षों के नाम के लिए भी हम लोग एक पर्यवेक्षकों की टीम जिलों में भेजेंगे और वो भी जिला स्तर पर बातचीत करके जिलाध्यक्षों के लिए नाम लेकर के आएंगे। मंडल अध्यक्षों के नामों का निर्धारण हम लोग 15 फरवरी तक कर देंगे और जिलाध्यक्षों के नामों का निर्धारण 25 फरवरी तक हम लोग कर देंगे। ऐसा केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है और इस दिशा में हम लोग आगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की? अब संगठन के चुनाव भी होने हैं। जी सर, बिल्कुल। देखिए, नगर निकाय चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन के चुनाव जो होने हैं, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। प्रदेश में संगठन चुनाव को लेकर के एक 9 फरवरी को 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन जो है वो किया जा रहा है। प्रदेश मुख्यालय में ये कार्यशाला होगी और जिसमें जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ साथ ही सह प्रभारी रेखा वर्मा और अन्य जो पर्यवेक्षक हैं और जो केंद्रीय नेता भी हैं, वो भी कार्यशाला में जो है वो जुड़ेंगे और इसी तरीके से जो है संगठन के चुनाव को लेकर के पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। चर्चा यहाँ पर होगी, चिंतन मंथन होगा और इसके बाद जो है पर्यवेक्षकों को भी जो है वो भेजा जाएगा और जिला अध्यक्षों के लिए जो नामों के हो या फिर मंडल अध्यक्ष के नामों को हो, उन नामों को भी डिसाइड करने का काम जो पर्यवेक्षक करेंगे।
और इस तरीके से संगठन के चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के होने हैं। ऐसे में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि 15 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी और इसी के साथ ही दूसरे चरण में 25 फरवरी तक जिला अध्यक्षों के दिन हम जो है फाइनल हो जाएंगे, उनके नामों को फाइनल कर दिया जाएगा और इस तरीके से जो है संगठन के चुनाव होने हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो है अभी समय और भी लग सकता है और मार्च तक प्रदेश अध्यक्ष जब क्योंकि केंद्रीय लेवल पर भी चुनाव होने हैं तो वहां पर भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के नाम भाजपा पार्टी जल्दी जो है वो घोषित भी कर देगी और जल्दी जो है संगठन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जो है वो भी संपन्न हो जाए। तो अरुण, जो ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, बैठक कब होगी, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी कल 8 फरवरी को बैठक होनी है और इसमें सह प्रभारी प्रदेश की रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ ही जो पर्यवेक्षक हैं वो भी शामिल होंगे और केंद्रीय जो नेता हैं जिन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है वो भी इसमें शामिल होंगे। इस तरीके से अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरा जो चर्चा संगठन के चुनाव को लेकर की जाएगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच किया जाएगा। इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में न होकर देहरादून में संपन्न किया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। इस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि अभी तक सबसे ज्यादा सत्र बीजेपी की सरकार ने आहूत किया है। साथ ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाली सरकार भी बीजेपी की ही रही है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जो है नियत किया है और मुझे लगता है कि अभी तक सबसे ज्यादा सत्र भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में गैरसैंण में हुए हैं। गैरसैंण के विकास की जो रूपरेखा है वह भी भारतीय जनता पार्टी ने तय की है और इस समय का बजट सत्र देहरादून में हो रहा है। बाकी समय समय पर जो है गैरसैंण में सत्र होते थे। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश एनजीटी की ओर से आया हुआ है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसको लेकर देहरादून के धर्मपुर सीट से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, जिसको लेकर उम्मीद है कि इस पर रोक लग जाएगी। अभी फ्लड जोन तय हो रहा है, इसके बाद जो क्षेत्र बचेगा उस पर भी बस्तियों को बसाया जाएगा। फिलहाल इस पर रोक के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी। वहीं जिन लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं उसके लिए भी अब बोर्ड का गठन हो रहा है। जल्द ही बोर्ड फैसला लेगा और लोगों को बिजली और पानी का कनेक्शन देने का काम भी करेगा। सरकार के संज्ञान में है और आप भी जानते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। इस पूरे विषय पर स्टे लेने का हमारा प्रयास है, हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये भी है क्योंकि एनजीटी इसलिए बीच में आई है क्योंकि नदी श्रेणी भूमि है जिन पर ये बस्तियाँ बसी हुई हैं। तो अभी इसका फ्लड जोनिंग तय हो रहा है। फ्लड जोनिंग एक बार तय हो जाएगा तो उसके बाद जब फ्लड जोन फिक्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एनजीटी के परिधि से बाहर भी आ जाएगा और बाकी जो बची हुई भूमि है उसको हम श्रेणी परिवर्तन करके उन बस्तियों को बचा सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। तो जब तक ये प्रोसेस पूरा होता है तब तक एनजीटी की कार्रवाई रोकने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। मुझे लगता है कि उसमें स्टे हो जाएगा तो लोगों को। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एनजीटी के आदेशों का किस तरह से विरोध जताया जा रहा है? जी सर, बिल्कुल देखिए, मलिन बस्तियों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार मलिन बस्तियों को लेकर के सियासत होती रही है और लगातार मलिन बस्तियों पर जो है कई बार जो बुलडोजर से उन पर कार्रवाई भी होती है, कई बार मलिन बस्तियों को हटाने की बात भी कही जाती है। इस तरीके की तमाम चर्चाएं मलिन बस्तियों को लेकर अक्सर रहती है। तो ऐसे में अभी फिलहाल कुछ समय पहले भी जो है मलिन बस्तियों से अतिक्रमण हटाया जा रहा था और जो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही थी उसमें कई सियासत भी हुई, विपक्षी दल के द्वारा भी आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके बाद सरकार कैबिनेट में एक अध्यादेश लेकर आई और 30 साल के लिए जो है मलिन बस्तियों का उन्हें बढ़ा दिया गया उसका समय, यानी कि 3 साल तक उन्हें कोई भी जो है हटा नहीं सकता है।
मलिन बस्तियां जो भी हैं। तो ऐसे में 2027 तक ये 26 तक जो है बढ़ाया गया है। और इसके बाद हालांकि इसके बाद फिर जो है एनजीटी का आदेश आया और एनजीटी के आदेश आने के बाद एनजीटी ने जो है उन्हें कार्यवाही भी करने की बात के लिए कहा गया। और ऐसे में कहा कि इसकी फ्लड जोन के अंतर्गत जो भी मलिन बस्तियां आती है उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। तो ऐसे में इसी के आदेश को लेकर के सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सरकार इस फैसले पर जो है स्टे लेने से जो है कोशिश कर रही है। स्टे अगर मिलता है तो उसके बाद मलिन बस्तियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई 3 साल तक तो नहीं हो सकेगी। हालांकि ये टेम्परेरी समाधान है लेकिन इसको लेकर के, क्योंकि अक्सर जब भी चुनाव होते हैं या वैसे भी मलिन बस्तियों का मुद्दा काफी ज्यादा जोर भी पकड़ता है, चाहे वो कोई से भी चुनाव हो। तो ऐसे में अब इसको लेकर एक स्थायी समाधान क्या निकलता है, क्या कुछ मलिन बस्तियों को लेकर फैसला लिया जाता है, वह तमाम चीजें देखने वाली होंगी। सुप्रीम कोर्ट से अब सरकार के पक्ष में फैसला आता है या नहीं, यह भी तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अरुण, लेकिन एक के बाद एक बार 3 बार यह अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों को बचाया गया है। किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है और अभी जो स्थिति है हाल फिलहाल की, वो कैसी नजर आ रही है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो मलिन बस्तियों को लेकर के जो सरकार ने 3 साल का इसमें अध्यादेश ला करके इन्हें मलिन बस्तियों को बचा लिया। लेकिन ऐसे में अब ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो गई है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इन पर क्या फैसला सुनाता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इसमें तमाम चीजें आगे स्पष्ट होंगी कि आगे जो है सरकार का रुख क्या रहेगा और आगे मलिन बस्तियों को लेकर क्या कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड दौरे के दौरान कहा है कि नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रदेश के लोग अपनी जड़ों से जुड़ने जरूरी हैं। ऐसे में उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार पर ध्यान भी देना होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत से ही प्रदेश विकसित होगा। वहीं सीएम के इस बयान को लेकर कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा सिंह ने कहा है कि यूपी सीएम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पलायन को लेकर जो सुझाव दिए हैं वो कांग्रेस पार्टी हर बार कहती है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार इसकी ओर बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आती। पलायन है, जो कांग्रेस पार्टी भी हर बार कहती है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए और सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आ रही है। तो शायद अब विपक्ष की बात नहीं मानेंगे, लेकिन खुद के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात तो इन्हें माननी पड़ेगी। और यही सवाल हमारा भी रहा है कि हर बार बजट में हम धामी जी से भी यही पूछने का कार्य करते हैं और इस बार बजट सत्र है, उनसे ये हमारा निवेदन भी है, इसको निवेदन के तौर से भी ले सकते हैं कि किसान की जो किसानी करने की तरफ जो किसान है वो तब बढ़ेगा जब उसकी फसल सुरक्षित रहेगी। और फसल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि जंगली जानवरों से जो हमारे किसान है वो बहुत परेशान है, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। दिन नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के जीत पर बधाई और हारे हुए प्रत्याशियों को आगे प्रयास करने के दिशा में महानगर इकाई की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने पार्षद पद के लिए शीर्ष नेतृत्व पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया और पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता भी बताई। वहीं हंगामा के बाद प्रदेश अध्यक्ष कर्नल महारा ने कहा है कि पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाला व्यक्ति पहले इस बात का प्रमाण दे, नहीं तो मिथ्या आरोप लगाने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करार देते हुए कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान अमर्यादित और अपरिपक्वता दर्शाता है। नहीं, मैंने कानूनी कार्रवाई उसके लिए नहीं कहा। मैंने कहा कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगे जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं टिकट के उस पर। मैंने कहा अगर किसी का प्रूफ है कि किसी ने पैसे लेके टिकट दिए हैं तो प्रूफ प्रस्तुत करें, अन्यथा झूठे आरोप किसी भी पदाधिकारी के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि जितने लोग आए थे वो सब लोग चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई ये नहीं करा कि मैंने पैसे देके टिकट लिया। उसके बाद भी कोई लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैंने कहा जो लोग झूठे आरोप लगा के माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मैंने कर दिया बड़ा हास्यास्पद समय, इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अपने विचार ऐसा कभी किसी पार्टी में नहीं होता, कभी भी आलोचना समालोचनाएं होती हैं और जो समालोचना के लिए तो बुलाया जाता है कि हार जीत क्या मतलब, वहाँ
जो बोल रहा है सबको मुकदमे हो जाएंगे, पहली बार है। ये मेच्योर और अपरिपक्व बयान है, ऐसा नहीं होता पार्टी में। पार्टी गरिमा, जिसको जिम्मेदारी है, उसको ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। कोई सड़क छाप आदमी भी नहीं ऐसी बात करेगा। ये बड़ा बड़ा इससे मजाक बना है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि मुकदमा करते हैं तो फिर तो राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी का नेता बना तो। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से बयान भी सामने आया, पहले प्रदेश अध्यक्ष का आया और फिर हीरा सिंह बिष्ट का आया, दोनों ही बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और दोनों के ही बयान अलग अलग हैं, तो क्या माना जाए, किस तरह की कार्रवाई की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ बचाव किस तरह से हो रहा है? जिस पर देखा जाए कि बीते दिन जो है नगर निकाय चुनाव के पार्षदों की जीत और बधाई को लेकर हारे हुए प्रत्याशियों को आगे प्रयास की दिशा में महानगर इकाई ने एक बैठक का आयोजन किया था और प्रदेश कार्यालय पर इस बैठक को बुलाया गया था। साथ ही बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने पार्षद पद के लिए शीर्ष नेतृत्व पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर जो हंगामा किया है, उससे को लेकर के अभी ये सियासत छिड़ी हुई है कि दो नेता आपस में जो है बयानबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक वही देखा जाए तो जिस तरह से हंगामा के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले व्यक्तियों की पहले इस बात का प्रमाण दे कि मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है, अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर वो उसका प्रूफ नहीं देते हैं। तो वहीं उन्होंने उसको फिर बाद में काउंटर भी करने की कोशिश की कि मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है क्योंकि सबको हमने टिकट दिया है, अगर टिकट को लेकर के आरोप है तो उस पर कहीं ना कहीं हम कार्रवाई करेंगे अगर वो कोई प्रमाण देता है। वही जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भी कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के हनन का करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बात गलत है कि अमर्यादित और अपरिपक्व बयान दिया जा रहा है और इसमें सोचना चाहिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष से कोई आम आदमी नहीं है कि इस तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने इसको लेकर के कहा है और देखिए दोनों के बीच जो बहस छिड़ गई है वो एक देखने वाली है कि चुनाव में हार मिलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर मंथन आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिरकार कहाँ खामियां रही, कहाँ नगर निगम में हम से चूक हुई है, इन चीजों को तलाशना चाहिए। लेकिन इस चीजों को तलाशने के बजाय जो है हंगामा और जो है आपस में बयानबाजी का जो दौर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है कि आखिरकार कांग्रेस अभी फिलहाल किस दिशा में जा रही है। जी, ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, क्योंकि वो भी आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, अब क्या माना जाए, क्या इसकी वाकई ही कोई जांच होनी है? जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो है इसको लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं इसके प्रमाण दे और प्रमाण देने के अगर प्रमाण दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो कांग्रेस को जिस नगर निगम में सहार मिली उसकी आम चिंतन जो हम मंथन करना चाहिए था, उस बीच दोनों नेता जो है आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। एक और अमर्यादित और मर्यादित परिपक्व बयान की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो है दोनों ही नेताओं को समझना चाहिए कि आखिरकार जिस तरह की बयानबाजी हुई है और वहीं कांग्रेस कार्यालय पर इस तरह का हंगामा हुआ है, तो वहीं इन हंगामे को देखते हुए जिस तरह के आरोप लगे उनके आरोप की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वास्तव में कहाँ खामियां रही, कहाँ इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं, क्या इसकी वास्तविकता है, उसको लेकर के आगे तैयारी तय करनी चाहिए कि आखिरकार ये आरोप ना लगे और आने वाले कल में जो है नए चुनाव की तैयारी करें। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत योगासन प्रतियोगिता में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि अल्मोड़ा में हुई योगासन प्रतियोगिता में देश के करीब 28 राज्यों से आए योग खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें उत्तराखंड की ओर से योगासन में प्रियांशु और शशांक ने योगा आर्टिस्टिक में गोल्ड और कांस्य पदक अपने नाम भी किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल का हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी, खाने से लेके आपके ट्रैवलिंग तक का बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी थी और वहाँ से हमें गुरुजी के आशीर्वाद से गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस मार्ग पे ले जाया। और अभी हमारा कोमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट जिसमें कि 150 से 200 बच्चे अभी योग सीख रहे हैं और जो नेशनल लेवल पे मेडल ला रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे चल के मेडल लाएंगे। योग आपको शांत करता है, मतलब और गेम में आप गेम तो करोगे पर आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, एक्टिविटी इधर उधर मन में कुछ विचार चलेंगे, गलत विचार चलेंगे ये सब। पर यदि आप योग को अपनाओगे ना तो आपका मन शांत, आप बुरी आदतों से दूर होते जाओगे और अच्छी आदतें आपके मन में आती रहेगी। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का समूल तरीके से नष्ट कर देना, उसे योग कहते हैं। जैसे तालाब में कंकड़ डालते हैं ना, तरंगे उठती है, 10 मिनट बाद वो शांत हो जाए, ठीक योग भी ऐसा ही काम करता है। आपके मन में ना जाने कितने हजारों लाखों विचार चलते रहते हैं। अगर आप योग साधना से जुड़ते हैं, योग एक साधना है, कोई 10-15 दिन करने का खेल नहीं है। योग एक साधना है, जैसे आप इसे जुड़ जाते हो तो आपका अंतर्मन खुश हो जाता है, शांत हो जाता है, आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है।
और बस यही मुहिम लेकर चले थे हम, घर घर तक हमको योग पहुंचाना है। और ये 2 शिष्यों ने आज क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया, इसमें बेहद खुशी है। और मेरे गुरुजी मुकेश योगी जी यहाँ पर सामने इन्होंने मुहिम चलाई थी और हम एक ट्रस्ट चला रहे हैं जिसमें निःशुल्क योगा सिखाते, किसी बच्चे से कोई फीस नहीं लेते, ट्रस्ट के माध्यम से। और ये हम लगे हुए हैं और घर घर तक हम योग पहुंचाएंगे, आसपास के क्षेत्र में हर जगह तक हम योग पहुंचाएंगे। हमारे 2 शिष्यों ने मेडल जीता है, एक प्रियांशु पाल और एक शशांक। हरिद्वार के वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन महिला वर्ग के 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मैच में मध्य प्रदेश ने ओडिशा को 3-2 से हराया। मध्य प्रदेश की ओर से रितिका सिंह ने 2 और कश्मीरा यादव ने 1 गोल कर ओडिशा को मात दी। वहीं दूसरे मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने हरियाणा को 2-0 से मात दे दी है। चमोली में अपर जिला अधिकारी विवेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजनों की सुगम यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस संबंध में अपर जिला अधिकारी ने कहा है कि दिव्यांग रथ पूरे जिले में भ्रमण करेगा। दिव्यांगजन धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल और सार्वजनिक भवनों का भी भ्रमण करेगा। दिनांक 7 तारीख को दिव्यांग रथ किया गया है, जो पूरे ज़िले में जो है भ्रमण करेगा और ज़िले के जो विभिन्न धार्मिक स्थल हैं, जो कार्यालय हैं, वहाँ जाएगा और जाकर के दिव्यांगजन जो है उनको देखेंगे कि कैसे समस्याएँ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या दिक्कतें आती हैं उनको जो है आने में, क्या वहाँ कार्य करने में, तो उन सभी को उनका व्यू लिया जाएगा और जो फ्यूचर जो प्लानिंग करेंगे हम कराएंगे बनाएंगे, उसके साथ उनके जो सुविधा के अनुसार डेवलप किया जाएगा। हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्तराखंड का दबदबा दिखाया दिया है। उत्तराखंड के खिलाड़ी लगातार दूसरे प्रदेश के खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं। बता दें कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कल से हो रही ताइक्वांडो प्रतियोगिता में लगातार उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रत्येक कैटेगरी के अंदर सभी राज्यों के खिलाड़ियों को कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रही है। अभी जैसे काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग में था तो काफ़ी इजी था मेरे लिए गोवा से निकालना और आगे भी ट्राई करूँगा कि इजी मेरे को वेट में खेलना पड़े। Taekwondo, the event starts from the 5th and it will be end in 8. There are 30 states are participating with 245 athletes, 120 male and 125 female. It's going good. Yesterday 3 categories for male fighting has been done and 3 categories for female has been done, and Pumse for individual has been done. Today we have 3 more categories for male and female is going on, and for the Pumse we are going with only mixed. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।